नी ट्रांसप्लांट का मतलब है कि 40 साल 30 साल का एक्सीडेंट हुआ, कुछ हो गया, चलो लगा दो, चेंज कर दो, रिपेयर कुछ दिन में सही हो जाएगा। इसलिए ओल्ड एज के लोगों का जब नी ट्रांसप्लांट होता है तो मरना नहीं है तो भी मर जाते हैं, सीधी सी बात ये है। तो इसलिए हमेशा हर चीज़ को सलूशन, हर चीज़ नहीं होता। फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, एक्सरे मशीन से जो एक्सरे आ रही है लो वोल्टेज की एक्सरे, उसके उस एरिया पे सेकाई कर दे, उसके ऊपर डाल दे, बीम से रेडियोग्राफी कर दे, तो वो 15-20-25 दिन उसको आराम रहेगा। और उसका कुल रुपए लगते हैं 20-30 रुपये लगते हैं। फिर 25 दिन बाद लगा दो, फिर 30-35 रुपये लगेंगे, तो उसका जीवन तो चलेगा ना। और कोई मुश्किल भी नहीं, आसान काम है। लेकिन आसान काम डॉक्टर नहीं लिखते, हाँ, ये नहीं लिखते। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी कल को फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे, तो मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, उसीलिए पढ़ रहे हो। वही चीज़ है, डकैत भी पैसा कमाते हैं, लेकिन मनुष्य का सेवा करो, सेवा भाव, वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इसलिए चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए आपको दिया जाता है। तो ये सारी बात को समझना है। तो बच्चों, मैंने क्या बोला, ये सब बात बता दी किसका यूज है। दूसरा क्या है कि क्रैक्स हो जाता है बोन पे, तो उसको भी हम लोग पता लगाते हैं। उस पर भी हम कौन सा एक्सरे डालते हैं? सॉफ्ट एक्सरे डालते हैं। तो ये तमाम इसके भी यूज़ हैं। टू नो क्रैक्स ऑफ बोन, ये सब बात है, लिखना हो तो लिख लो, छोड़ दो। समझ तो आ रहा है ना क्या है यूज? बस हो गया। अब 2 एक्सरे हो गया, एक हार्ड एक्सरे और एक सॉफ्ट एक्सरे। अब बच्चों दूसरी बात आती है, अगली बात आती है कि ये जो एक्सरे है इसका क्या क्या छोटे छोटे इफेक्ट कुछ लिख लो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका कोई चेंज होता है? तो नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ऐसे लिखेंगे, नो डिफ्लेक्शन, 2-1 लाइन लिख लिया जाए, पूछता है पेपर में। नो डिफ्लेक्शन एंड डेविएशन in electric field and magnetic field। ना तो डिफ्लेक्शन होता है ना तो डेविएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। इसलिए ये जो वेव है वो कौन सा वेव हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है। जैसे जो बच्चा एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपेयर कर रहा है, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, अगर उससे कहा जाए कि चलो अभी तुम्हारा टेस्ट लेने वाले हैं, उसको कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि उसी के लिए तो पढ़ ही रहा है। और जो केवल नाम के लिए पढ़ रहे हैं, उनसे बोल दिया कि चलो तुम्हारा टेस्ट लेना है, तो उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं। तो जबकि वो टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं और उसी से भाग रहे हैं। तो यहाँ पे जिससे बना है, अगर वही वो है तो उससे कभी परेशान नहीं होगा। समझ आया ना मेरी बात? तो यहाँ पे क्या लिखा है? नो डिफ्लेक्शन एंड डेविएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बच्चों दूसरा हुआ केमिकल इफेक्ट। ये देखा गया केमिकल इफेक्ट ऑफ एक्सरे। जैसे जिंक सल्फाइड ब्लैक हो गया, कलर चेंज हो गया, कंपाउंड जो होंगे वो कलर उसका चेंज हो जाएगा, उसे बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ एक्सरे। और बच्चों ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका भी रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, बहुत सारे लॉ को ओबे करता है। ऑलमोस्ट लाइट के सभी लॉ को ओबे करता है। ये इसके कुछ हम लोगों ने एक्सटर्नल प्रॉपर्टी भी देखे कि केमिकल इफेक्ट देखने को मिला। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में उसका कोई डेविएशन नहीं है बच्चों, और सारे लॉ को लगभग ओबे करता है।
चलिए अब थोड़ी सी और आगे बात बढ़ती है। अब यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ एक्सरे मशीन, इफिशियंसी ऑफ एक्सरे मशीन। दुनिया में अगर पूछा जाए सबसे खराब मशीन कौन सी है जिसकी इफिशियंसी बहुत कम है, तो उसमें नंबर 1 पे है। एक्सरे मशीन की इफिशियंसी बहुत कम है, वेरी लो इफिशियंसी। अब ये इफिशियंसी बहुत कम है। हार्ड एक्सरे हाई वोल्ट पे आती है, सॉफ्ट एक्सरे लो वोल्ट पे आती है। आपके पेपर में पूछा जाता है कि हार्ड एक्सरे प्रोड्यूस करने में या सॉफ्ट एक्सरे प्रोड्यूस करने में किस समय मशीन ज़्यादा इफ़िशियंट होती है, टू प्रोड्यूसिंग हार्ड एक्सरे और टू प्रोड्यूसिंग सॉफ्ट एक्सरे। तो कौन सी एक्सरे में उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगा? हार्ड एक्सरे में लाख वोल्ट, 2 लाख वोल्ट, 4 लाख वोल्ट लगेगा, और सॉफ्ट एक्सरे में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 लगेगा। तो बच्चों किसको प्रोड्यूस कराने में इफ़िशियंसी कम है और किस में ज़्यादा है? तो सॉफ्ट एक्सरे में कम है और हार्ड एक्सरे में ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? इफ़िशियंसी। मतलब हमारे लिए कौन एक्सरे प्रोड्यूस करना आसान है? नहीं, आप तो उल्टा बोल रहे हैं। अगर इफ़िशियंसी ज़्यादा है तो वो आसान है प्रोड्यूस करना, इफ़िशियंसी कम है तो प्रोड्यूस करना मुश्किल है। जिस बच्चे की इफ़िशियंसी कम है, मतलब 24 घंटे में 2 घंटे पढ़ रहा है, उसका एग्ज़ाम पास करना बहुत मुश्किल है। और जिसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है, 24 घंटे में 18-17 घंटे पढ़ रहा है, उसका एग्ज़ाम निकालना बड़ा आसान है। तो मोर इफ़िशियंसी मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन इजी है, और लेस इफ़िशियंसी माने प्रोडक्शन मुश्किल है। तो बताओ बच्चों, लेस इफ़िशियंसी तब किसकी है? सॉफ्ट की कि हार्ड की? ठीक है, हार्ड सॉफ्ट मिल के आ रहा, खैर कोई बात नहीं है। अब चलिए, कोई टेंशन नहीं, आपको ये दिमाग में होना है कि कौन सा होगा। आपको रट के कोई एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते आप। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो इतना फिजिक्स के टॉपिक हैं, इतनी बातें चल रही हैं, जियोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री नहीं है कि एक टॉपिक 2-2 लाइन का है। बच्चों, इसकी जो इफ़िशियंसी है हम कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं आपको कि इसकी इफ़िशियंसी कितना मैं निकाल सकता हूँ। मेरे पास मेथड है कैलकुलेशन का। इफ़िशियंसी होता है 1.4 इंटू 10⁻⁹ Z और V। ये इफ़िशियंसी का फार्मूला है। अब यहाँ पे देखो, हमें इफ़िशियंसी में ये तो नंबर है, देख रहे हैं कितनी इफ़िशियंसी है? 10⁻⁹ है। अगर इंटू 100 कर दिया तो 10⁻⁷ हो गया। कितनी कम इफ़िशियंसी है, 0.0000 लगा दो, मतलब 99.9999% एनर्जी लॉस है। इतना एनर्जी लॉस करते हैं, थोड़ा सा एक्सरे मिलती है, वेरी लो इफ़िशियंसी। 1.4 इंटू 10⁻⁹ लिखा हुआ है Z इंटू V। तो बच्चों, इफ़िशियंसी बढ़ानी है तो फिर कैसे इफ़िशियंसी बढ़ेगा? वोल्टेज हाई होना चाहिए और एटॉमिक नंबर ज़्यादा होना चाहिए। मैंने कहा था ना कि टारगेट कैसा होना चाहिए? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। अब समझ गए क्यों बोला था? क्योंकि उससे इफ़िशियंसी ज़्यादा होगा। तो इससे इफ़िशियंसी ऑफ हार्ड एक्सरे मशीन, या लिखा जाए हार्ड एक्सरे मशीन इज मोर इफिशियंट। हार्ड एक्सरे मशीन इज मोर इफिशियंट as compared to
सॉफ्ट एक्सरे मशीन, सॉफ्ट एक्सरे मशीन। अब एटॉमिक नंबर जेड हाई के होना चाहिए, वो भी क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, ये लिखा गया है बच्चों किसी का फ़ोन की घंटी है, क्लास में बैठे हो और क्लास चल रही है, इतना सेंस होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और क्लास में बैठा करो, सही से बैठा करो, क्लास अलाउ नहीं करूँगा, बंद कर दूँगा, ये रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है। तो हार्ड एक्सरे मशीन इज मोर इफिशिएंट एज कंपेयर टू सॉफ्ट एक्सरे, बात समझ में आई। अब जैसे मैंने लिखा कि फॉर एक्सरे ट्यूब, लिखा गया इफ एक्सरे ट्यूब ऑफ एलिमेंट जेड बराबर 72, जेड बराबर 72 ऑपरेटेड एट 50 किलो वोल्ट, इस वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। इफ एक्सरे ट्यूब ऑफ एलिमेंट जेड बराबर 72 ऑपरेटेड एट 50 किलो वोल्ट, देन फाइंड इट्स इफिशियंसी, देन फाइंड इफिशियंसी ऑफ एक्सरे ट्यूब। निकाल पाओगे? देन फाइंड इफिशियंसी ऑफ एक्सरे ट्यूब। बच्चों एक्सरे ट्यूब की इफिशियंसी पूछ लिया, अब इसे मेरे को निकालना है। अब देखो मैं कैलकुलेशन भी दे रहा हूँ, सॉल्यूशन, हाँ नीटा परसेंट करो, परसेंट अभी परसेंट किया है, उसमें परसेंट नहीं लिखा है, इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻⁹, जेड माने 72, वी माने 50,000 इंटू 100 और परसेंट हो गया। वो नंबर था ना, जब इंटू 100 करोगे तो परसेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 2 4 2 7 4 2 6, तो बच्चों ये आया 1.4 इंटू 10⁻³ इंटू 72 इंटू 5, इतना परसेंट। तो देखो काफ़ी कम वैल्यू नहीं है, -3 में जा रहा है, तो ये काफ़ी लो इफिशियंसी की मशीन है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि वाई वी यूज़ हाई वोल्टेज, तो आंसर क्लियर हो गया, टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे ट्यूब। वाई यूज मोर एटॉमिक नंबर एलिमेंट टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी। बस दिस इज वेरी सिंपल आंसर। कोई पूछे ऐसा क्यों है, तो उसका कारण ये है। अब बच्चों इस एफिशिएंसी को निकाल के कैलकुलेशन करने के बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने ये बोला कि विलियम रॉन्जन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये कोई रेडिएशन हुआ जिसमें फोटोग्राफिक फिल्म का कलर चेंज हो गया। फोटोग्राफिक जो मटेरियल्स थे, जो एलिमेंट थे, केमिकल कंपाउंड थे, उनके कलर भी चेंज हो गए। फोटोग्राफिक फिल्म में भी चेंज हुआ। बहुत सारा इफेक्ट इसके देखा इन्होंने, केमिकल इफेक्ट देखा, इसीलिए उसका नाम इन्होंने नहीं मालूम था, एक्स डाल दिया। और फिर तब से हम लोग एक्सरे ही बोल रहे हैं। तो उसमें दो तरह के एक्सरे की बात हो गई, हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे। उन दोनों के अलग अलग यूजेस हैं और ये मशीन की एफिशिएंसी कितनी है वो निकल आई। अब हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। बच्चों देखो जिस एक्सरे में दो चीज़ें हैं। एक है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे, और दूसरा है पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे। ये दो बातें हैं। अब एक्सरे का पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ानी है कि एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ानी है, दोनों अलग अलग बात है। इंटेंसिटी का मतलब है कि जैसे कभी कभी एक्सरे ली जाती है, किसी का मान लो कि बोन में क्रैक्स हैं और उनका एक्सरे लिया गया,
और वो एक्सरे लिया तो गया, लेकिन वो फिल्म में कोई इमेज अच्छे से नहीं बन रही है। वो डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या है, ऐसा वो ट्रांसपेरेंट टाइप का दिख रहा है। तो इसका मतलब वहाँ पे किसकी प्रॉब्लम थी? इंटेंसिटी की। वो इंटेंसिटी बढ़ा लेता तो बहुत बढ़िया एक्सरे आ जाता, सब कुछ क्लियर हो जाता। और पेंट्रेटिंग पावर दूसरी चीज़ है। अगर पेंट्रेटिंग पावर बढ़ा देंगे तो जो एक्सरे बीम गया और वो बोन को पार नहीं किया, वो मसल्स को तो पार कर गया, मसल्स को तो पेंट्रेट कर दिया, लेकिन बोन को पेंट्रेट नहीं किया, इसीलिए बोन की शैडो बन गई। और अगर बोन को भी पेंट्रेट कर देता तो फिर कुछ नहीं बनता। और अगर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, पेंट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया होगा, और इसके बाद वो एक्सरे जो है उसके बोन को भी पार कर गई। और अगर अब एक बार भी गिरेगा तो उसके बोन का चूरा बन जाएगा, और बोन ही खराब, मतलब वो डैमेज कर दिया। इसलिए एक्सरे कराने से पहले डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए किस बोल्ट पे एक्सरे करनी है। केवल ये नहीं कि एक्सरे जाओ करा के आओ, लिखो किस बोल्ट पे एक्सरे होना है। हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट हैं, कहीं पे सॉफ्ट है, कहीं पे हार्ड है, हर के लिए अलग अलग बोल्ट पे एक्सरे होता है। ये डॉक्टर को जानना चाहिए, लिखना चाहिए, या जो टेक्नीशियन है एक्सरे ट्यूब पे बैठा हुआ उससे पूछ लेना चाहिए कि तो बता एक्सरे करने चल रहा, किस बोल्ट पे करेगा। ये आपको जानना है, अवेयरनेस होगी तभी तो जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक इंटेंसिटी, जिससे कोई खतरा नहीं है लेकिन उससे बहुत खतरा है। अब इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे हम कैसे बढ़ाएंगे? देखो, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा फिलामेंट से उतना ज़्यादा फोटान आएगा, और जब ज़्यादा फोटान आएगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो फोटान के नंबर बढ़ाना है, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ाना है, और इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ाने के लिए फिलामेंट करंट बढ़ाना है। तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे इंक्रीज्ड बाय फिलामेंट करंट। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है और आता होता नहीं है किसी को, सबूल जरूर लिख के आते हैं। तो इसे सब जानो कि ऐसा क्यों है। तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे प्रोपोर्शनल टू फिलामेंट करंट, सीधा ये लिख दो, प्रोपोर्शनल टू फिलामेंट करंट। तो बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे प्रोपोर्शनल टू फिलामेंट करंट, आई ये करंट है। तो फिलामेंट करंट बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? पेंट्रेटिंग पावर की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से कोई डेंजर है ना, फायदा है, अच्छा है, अच्छा एक्सरे आएगा, अच्छा इमेज बनेगा, समझ आएगा, तो इंटेंस इमेज बनेगा, अच्छा इमेज बनेगा। फॉर इंटेंस इमेज, गुड इमेज, बेस्ट क्वालिटी इमेज, इंटेंस इमेज, ये अच्छा है। अब अगर ये पूछा जाए कि पेंट्रेटिंग पावर कैसे बढ़ेगा, तो बच्चों पेंट्रेटिंग पावर बढ़ानी है। इतना पेंट्रेशन हो जाएगा कि लोहे को पेंट्रेट कर देगा, इतना पेंट्रेशन हो जाएगा तो मेटल को पेंट्रेट कर देती है एक्सरे। आगे लिख रहा हूं, पेंट्रेशन ऑफ एक्सरे, पेंट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे। बच्चों, ये होता है असल रेटिंग वोल्टेज EV, EV बराबर HC अपान लेमडा। तो 1/λ इक्वल टू EV अपान HC, और यही 1/λ को हम क्या कहते हैं? पेंट्रेटिंग कैपेसिटी, पेंट्रेटिंग पावर, वेवलेंथ का इनवर्स। तो लिखा जाता है पेनेट्रेटिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे पेनेट्रेटिंग पावर बढ़ेगा। तो 2 वोल्ट, एक LT है और एक HT है। ये वाला कौन सा है? HT, और इधर वाला किससे आया था? LT से आया था। तो वो वोल्ट बढ़ाने से खतरा है, पेनेट्रेटिंग पावर बढ़ेगा। तो बच्चों, ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ।
एक्सरे की इंटेंसिटी और एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर। अब अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है तो क्या करोगे, बोलोगे उसको टेक्नीशियन को कि तुम फिलामेंट करंट बढ़ाओ, अच्छा एक्सरे आएगा, और पेनिट्रेटिंग पावर के लिए इतना वोल्ट रखो, तो मसल को पार करके अच्छा इमेज बन जाएगा। नहीं तो या तो बनेगा नहीं और ज़्यादा वोल्ट हो जाएगा तो डैमेज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब देखो एक्सरे को अब देखा गया, जब एक्सपेरिमेंट किया गया, वो जो बीम है इलेक्ट्रॉन जाके टारगेट पे टकराई और टकराया, और जहाँ से फोटॉन निकल रहा था उसके सामने फोटोग्राफिक फिल्म लगाया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है एटम के, तो क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। रेडिएशन किस बात का हो रहा है, रिटार्डेशन से। नाम कौन सा रेडिएशन है, क्रेनकॉव। अरे कोई नाम हो, है तो रेडिएशन ही ना। तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा, रेडिएशन स्पेक्ट्रम। और रेडिएशन स्पेक्ट्रम वही जो स्टीफन ने पाया था, तो स्पेक्ट्रम तो वही मिलेगा, रेडिएशन तो वही है, एनर्जी तो वही है, चाहे एक्सरे से आए, चाहे सनलाइट से आए, चाहे जिस लाइट से आए, एनर्जी तो वही है। तो बच्चों यहाँ पे अब हम देख रहे हैं एक्सरे दो तरह का। एक एक्सरे है कंटिन्यूअस एक्सरे, कंटिन्यूअस एक्सरे। ये कंटिन्यूअस एक्सरे है। ये कंटिन्यूअस एक्सरे क्यों आया, ड्यू टू रिटार्डेशन ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, रिटार्डेशन ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इन मेटल, इन टारगेट मेटल। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन। ब्रेकिंग रेडिएशन, ये ब्रेकिंग रेडिएशन है। इसी का दूसरा नाम है ये इतना बड़ा नाम है। तो बच्चों इसको मैंने नाम क्या लिखा है कि कंटिन्यूअस एक्सरे क्यों आता है, ड्यू टू रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है ब्रेक लगना, उसको मैंने बोल दिया ब्रेकिंग रेडिएशन। और उस ब्रेकिंग रेडिएशन का नाम जो जर्मन साइंटिस्ट रॉन्जन ने लिखा था वो नाम था ब्रेमेस्टंग रेडिएशन। क्या है, ब्रेमेस्टंग रेडिएशन। ये जर्मन वर्ड है। मैंने हिंदी का पेपर में देखा है, हिंदी मीडियम के पेपर में टीचर ने नाम लिखा था ब्रेमेस्टंग रेडिएशन का। क्या है, लिखो ब्रेमेस्टंग। अरे तुम हिंदी में लिख देते, जर्मन भाषा पेपर बना रहे हो हिंदुस्तान का हिंदी, और भाषा लिख रहे हो जर्मनी का। हाँ, उनको खुद नहीं मालूम था ब्रेमेस्टंग है क्या। ब्रेमेस्टंग यही है, रिटार्डेशन को ब्रेमेस्टंग बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में। उसको हिंदी में बोलना है तो अवमंदन बोलो, अवमंदित बोलो, कुछ बोलो, मंदित बोलो। तो बच्चों ये बात है। तो ये ब्रेमेस्टंग रेडिएशन एक वर्ड है, आएगा तो ध्यान रखना है। तो ये पहला जो कंटिन्यूअस एक्सरे है उसको देखा गया। अब वो कंटिन्यूअस एक्सरे हम आपको दिखाते हैं फिगर बना के। इसको और ऊपर कर दें क्या, हाँ, ऐसे साथ में लिखते रहें तो अच्छा रहेगा। हम अपना बोलते रहें, पढ़ाते रहेंगे तब। अब बच्चों जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम आया ब्रेमेस्टंग रेडिएशन, वो ऐसा था। इधर वेवलेंथ है, इधर इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी, और इसका जो रेडिएशन कर्व है वो रेडिएशन कर्व ऐसा था।
ऐसे था। अभी आपने ऐसा ही एक कर्व आज पढ़ा है, प्रोफेसर वीन्स लॉ। अरे वही रेडिएशन है, रेडिएशन है, चाहे उसको गर्मी दे दो सनलाइट से, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करा के ब्रेक लगा के उसकी एनर्जी को बाहर निकलवा दो, गर्म होना है, उससे घटना होना है। तो बच्चों ये रेडिएशन स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे देखिए 2 वोल्ट पे हुआ है, ये रेडिएशन स्पेक्ट्रम आया है V1 वोल्ट पे और ये है V2 वोल्ट पे, और V2 का मान V1 से ज़्यादा है। अप्लाइड वोल्टेज है, असल रेटिंग पोटेंशियल V2 V1 से बड़ा है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, जैसे यही वाले कंटिन्यूअस एक्सरे को देखें, नीचे वाले को, तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन है और उसको अलग अलग वेवलेंथ पे है। बहुत सारे वेवलेंथ है कि नहीं? बहुत से वेवलेंथ है, कोई वेवलेंथ कम है, कोई वेवलेंथ ज़्यादा भी है। अब ये समझना है कि मोस्ट पेंट्रेटिंग एक्सरे कौन है। जैसे यहाँ पे एक्सरे देखो, सुनो बच्चों, एक्सरे ये भी है, एक्सरे ये भी है, एक्सरे ये भी है, एक्सरे सब एक्सरे है, लेकिन इसमें एक एक्सरे मोस्ट पेंट्रेटिंग है। मोस्ट पेंट्रेटिंग ये वाली है, मिनिमम वेवलेंथ, सही है। ये जो एक्सरे यहाँ वाली एक्सरे होगी वो क्या होगी? मोस्ट पेनेट्रेटिंग। ये एक्सरे ये खतरनाक होगी, ये पेंट्रेटिंग है। अब ये मोस्ट पेंट्रेटिंग एक्सरे कौन सी है, कैसे आई, उसको बताने के लिए एक ऐसे हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। बच्चों ये मान लो कि ये एटम है, ये कुछ हमने ऑर्बिट बनाए हैं। ये वाला सेल के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, ऐसे तमाम सेल होंगे। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे आगे वाले में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन नहीं करा, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, बस समझ लो। यहाँ पे क्या हुआ, फिलामेंट बहुत पतला सा फिलामेंट है, पतला सा तार जैसा दिखा रहा है, इसलिए कि सारे इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हों सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं? सरफेस से। आपने देखा ना फिलामेंट पतला सा है, मोटा सा प्लेट ले लिया होता तो बहुत अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और मैंने ऐसा पतला सा लिया कि सारे इलेक्ट्रॉन लगभग सरफेस इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए फिलामेंट बहुत पतला सा बनाया गया। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, 2 ही बहुत है, जाने दो, इसको छोड़ दो। ऐसे बहुत इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, बनाना हो बना दो, हमें क्या दिक्कत है, ये सब इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी माने वेलोसिटी, इसकी भी वेलोसिटी, इसकी भी वेलोसिटी, सब की वेलोसिटी बराबर है। और ये वेलोसिटी कितनी है? 12 mv² बराबर E इंटू वी। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है v बराबर √2ev/m। ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, ये जा रहा। अब देखो हुआ क्या, बच्चों ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऐसे, इसके बाद ये पॉजिटिव क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस अपनी ओर खींचेगा, तो इधर की तरफ मुड़ना शुरू होगा, और ये
आएगा और यहाँ से निकल कर चला जाएगा। अब ये निकल के जब जाएगा तो इसकी स्पीड v डैश होगी ना, स्पीड कुछ घट जाएगी टकराते टकराते टकराते। और ये वाला भी आ रहा है और ये नज़दीक है तो न्यूक्लियस ज़्यादा तेज़ खींचेगा, अट्रैक्टिंग फोर्स इस पर ज़्यादा लगेगा। और बच्चों यहाँ पे आते आते ये रुक गया, देखो ये अंदर रुक गया और ये बाहर निकल गया। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेस्ट। ये रेस्ट में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन ये वाला बाहर निकल गया और ये वाला रेस्ट में आ गया, बाकी का चक्कर छोड़ो। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफाई करते हैं, इधर दिखाता हूँ। बच्चों जो नियर आउटर वाला इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियस से दूर है उसके लिए क्या लिखा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv डैश स्क्वायर। जो इतना एनर्जी हुआ उसकी वैल्यू क्या होगा, hc बाई लेमडा। ये होता ना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज बराबर क्या होगा, फोटॉन की एनर्जी। जितना एनर्जी मान लो कि 10 जूल इसमें थी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन में, और बाहर निकला तो 2 जूल बचा, तो 8 जूल कहाँ गई, 8 जूल ही तो एनर्जी लॉस हुई। और वो एनर्जी लॉस हुई तो वो क्या बनेगा, फोटॉन बन के निकलेगा, और वो फोटॉन की एनर्जी होगी hc बाई लेमडा होगी। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन एक तो ये हुआ, अब लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसे मैंने लेमडा 1 कर दिया। इलेक्ट्रॉन नियर टू न्यूक्लियस, नियर टू न्यूक्लियस। बच्चों जब न्यूक्लियस के नज़दीक वाला इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी में लॉस क्या हुआ, हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 बराबर hc बाई लेमडा, लेमडा 2, ये लिख दिया। अब ये वैल्यू क्या हुआ, EV बराबर क्या हुआ, hc बाई लेमडा 2। और ये क्या हुआ, EV में माइनस है, ये तो EV यही है ना, और इसमें कुछ कम है, और ये पूरा EV है। तो बच्चों अब देखो लेमडा 1 लेमडा 2 में कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉल है, लेमडा 2 लेस देन लेमडा 1। नहीं समझ में आ रहा। और बच्चों ये जो लेमडा 2 है ये क्या है, मिनिमम वेवलेंथ है, तो ये कौन सी एक्सरे है, मोस्ट पेनेट्रेटिंग। कौन एक्सरे, मोस्ट पेनेट्रेटिंग एक्सरे। तो बताओ मोस्ट पेनेट्रेटिंग एक्सरे कौन से इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, जो न्यूक्लियस के नज़दीक है कि जो न्यूक्लियस से दूर है। जो न्यूक्लियस के नज़दीक है वो ज़्यादा खतरनाक एक्सरे डेवलप करेगा, जो न्यूक्लियस से दूर है वो थोड़ा सिंपल एक्सरे डेवलप करेगा। तो अगर इसमें जो वेवलेंथ दिखाया गया था उसमें रेडिएशन स्पेक्ट्रम में सबसे दूर वाला जो वेवलेंथ होगा एक्सरे, वो सबसे दूर होगा इलेक्ट्रॉन जो जनरेट किया होगा, और सबसे नज़दीक वाला न्यूक्लियस के सब नज़दीक वाला होगा। नहीं समझ आया। तो विच एक्सरे इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग, which emitted by retardation of electron near to nucleus and which is not penetrating, very less penetrating away from the nucleus। बच्चों एक ही क्वेश्चन आता है, अभी जब पढ़े रहेंगे तभी जान पाएंगे कि कौन पेनिट्रेटिंग है कौन नहीं पेनिट्रेटिंग है। अब देखो यहाँ पे मैंने फिर लिखा मिनिमम वेवलेंथ। बच्चों बताओ जो मिनिमम वेवलेंथ है लेमडा मिनिमम, वो बराबर कौन सा है, ये वाला, हाँ hc अपान EV।
अब आप लिखोगे वेवलेंथ मिनिमम इक्वल टू 12,400 अपान वी, और किस में, वोल्ट में, और ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। ये वोल्ट में वोल्टेज लिखो, एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो अब कितना वोल्ट असल रेटिंग पोटेंशियल आपने लगाया उसी के हिसाब से लैम्डा आ जाएगा। वेवलेंथ वोल्टेज बढ़ाते जाओ, वेवलेंथ घटता जाएगा। आ रहा है ना ये बात कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घटेगा, तो वेवलेंथ घटेगा तो पेनिट्रेटिंग हो गया कि नहीं, ये बात हुआ। इसे बच्चों कहते हैं, इसका नाम है कुछ डॉन हंट रूल। क्या नाम है, डॉन हंट रूल। ये डॉन हंट है, उन्होंने रूल दिया था। जो रंजन थे उनके टीचर थे, दो लोग थे, एक ये थे एक आगर थे, दो लोग थे। अब यहाँ पे आपको जिससे मतलब है उतने से ही मतलब रखो। डॉन हंट रूल यही है। डॉन हंट रूल माने मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालोगे, मोस्ट पेनिट्रेटिंग एक्सरे कैसे जान पाओगे, ये बात हुआ। अब बच्चों इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ है। अब मैं वापस उस एक्सरे वाले जो स्पेक्ट्रम था बनाया था उधर जा रहा हूँ। सब लोग रेडी हैं? यहाँ आ गए। देखो बच्चों, यहाँ पे शांत रहो, शांत बात। क्लास है ना, क्लास में पहले ही बोला है कि शांत होके ही पढ़ना, नहीं मॉडर्न फिजिक्स की क्लास कभी पढ़ नहीं पाओगे क्लासरूम में। बंद कर दूंगा परमानेंट कि आप आना मत क्लास के अंदर। देखो यहाँ